औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर ऑनलाइन लेक्चर नंबर तो 1 है, लेकिन कंसेक्यूटिव अगर हम बात करें तो आपका 6 लेक्चर नंबर है। अच्छा, बेसिकली हम लास्ट टाइम जहाँ क्लास में स्टडी कर रहे थे तो क्लास में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। वहाँ पे हमने क्लासेस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस को स्टडी किया था, जैसे डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर, जो कि इंटरमॉलिकुलर और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस थी, उनको हम स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक वो मॉडल है, वो एक पोस्टुलेट है जो कि गैस के बिहेवियर को डिफाइन करता है। सो इसके अंदर इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अराइजेस हुए ड्यूरिंग दी जनरेटिंग द मॉडल फॉर दी गैस। सबसे पहली बात तो ये हुई कि क्योंकि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर गैस के मॉलिक्यूल को प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से इंडिविजुअल गैस के हर पार्टिकल या गैस के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन बेसिकली है कि इसको समझना था कि गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल किस तरीके से किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, इसी को आंसर करने के लिए सबसे पहले तो बॉयल साइंटिस्ट जो गुजरे उन्होंने बॉयल्स लॉ पेश किया। ये बात आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे इन एनी वन डायरेक्शन तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल चेंज इन द अनदर डायरेक्शन। क्योंकि प्रेशर अगर आप अपर डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम यकीनन कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इसीलिए ये कहा जाता है कि V और P यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर में एक दूसरे के दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ये R गलती से लिखा हुआ है, ये इज इक्वल टू होना चाहिए, V इज इक्वल टू 1/P है। बट एक मेजर क्वेश्चन इस बॉयल्स लॉ में एग्जिस्ट करता है, वो ये कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो, ये तो वो प्रेशर है ना जो गैस लगा रही है खुद, है ना, जो बॉयल्स लॉ ने प्रेजेंट किया। लेकिन जो अगर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कोई दूसरी एयर, कोई दूसरी गैस कंटेनर पे लगा रही हो जिसमें गैस ऑलरेडी मौजूद हो, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हो, तो गैस किस तरीके से बिहेव करेगी, ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफाइन बेसिकली करती है। और इसी तरीके से दूसरा एक और मेजर क्वेश्चन ये है कि चलो गैस के तो प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन अगर लिक्विड और सॉलिड की बात की जाए तो वो कंप्रेसिबल क्यों नहीं होते। अगर लिक्विड को हम कंप्रेस करें तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगा? नहीं होगा ना। किसी बॉटल में लिक्विड को कंप्रेस करें तो फट जाएगी, सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं होगा। तो लिहाजा गैस सब कंप्रेस हो जाती है जबकि लिक्विड और सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। इस बात का आंसर भी हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल या एटम्स हैं, गैस के एटम्स, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द सॉलिड। देयरफॉर दे आर द टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर, देयरफॉर वो ईजिली कंप्रेस नहीं होते। लेकिन ये बात तो हमें पता ही है क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन ये बात किसने डिफ़ाइन की? ये बात बेसिकली डिफ़ाइन की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो हमें पता तो चल गए, लेकिन हमें शायद ये नहीं मालूम था कि आए कहाँ से। खैर, अच्छा, अब दूसरा इसी के हवाले से डाल्टन लॉ आया, जिसने बेसिकली गैस ही के बिहेवियर को डिफ़ाइन किया। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ये बात भी हम जानते हैं कि जो बेसिकली टोटल प्रेशर होता है जो एक गैस एक्सर्ट कर रही होती है, तो उसमें लाजमी नहीं है कि एक ही गैस हो। अगर डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हों और उसके डेफिनेटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो द सम ऑफ ऑल pressure given by the all the individual molecules, और उन तमाम को सम कर दिया जाए तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। इसको आप बात को मज़ीद इलेबोरेट हम यूँ कर लेते हैं कि कंटेनर में हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हों और ऑक्सीजन के भी 10 मॉलिक्यूल्स हों, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 20 हो गए ना, 10 हाइड्रोजन के 10 ऑक्सीजन के। तो टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होगा वो तमाम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल
के इंडिविजुअल प्रेशर को सम अप करने से जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, यानी कि हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उनको भी ऐड कर लिया जाए, ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उनको भी ऐड कर लिया जाए, तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये भी आपके पास सवाल जनरेट होता है कि वाई डज ईच गैस कंट्रीब्यूट टू टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनल टूवर्ड्स द मोल फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ये कहा ना कि 10 मॉलिक्यूल 10 सपोज एक मॉलिक्यूल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, ये सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो 10 एटमॉस्फेयर हो गया, और ऑक्सीजन के 10 हैं मॉलिक्यूल तो उसके भी 10 हो गए, तो 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। तो 20 यानी कि मोल फ्रैक्शन, जितने मोल्स मौजूद हैं हर एक गैस के उसके लिहाज से ही प्रेशर एक्सर्ट होगा इंडिविजुअल गैसेस की तरफ से, यानी हर एक का जितनी जिस प्रोपोर्शन में गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एक जो है 1/3 मौजूद है, दूसरी जो है 3/4 टाइम्स गैस मौजूद है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर 3/4 टाइम उसी गैस की वजह से लग रहा होगा जिसके मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन 3/4 है, और जिसके मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन जो है 1/4 है उसका प्रेशर भी 1/4 होगा टू द टोटल प्रेशर, है ना। ये बात बड़ी आसान सी है, आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। और इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, डजंट मैटर, परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से गैस के बिहेवियर को हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ल्स लॉ डिफाइन करता है कि वॉल्यूम सिर्फ प्रेशर से चेंज नहीं होता बल्कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम विल आल्सो चेंज। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, वो ये सबसे पहली बात ये है कि व्हाट अफेक्ट डज हायर टेम्परेचर, यानी क्या हायर टेम्परेचर अगर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये मेजर बात डिफाइन करता है। तो डेफिनेटली हमें मालूम है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जब ऑब्जर्वेशन से सामने आया तब भी ये पोस्टुलेट बना, लॉ बना कि हाँ भाई वॉल्यूम इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये बातें जो हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये मुख्तलिफ लॉ बेसिकली मर्ज होते हैं, तो एक पूरी थ्योरी डेवलप होती है जैसे मैंने बार बार कहा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एवोगैड्रो लॉ, और वो क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि गैस भले से कोई भी हो, जो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर है वो बेसिकली गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये बात अंडरस्टूड सी है, हमें समझ में आने वाली बात भी है, लॉजिकल बात भी है कि गैस के नेचर के ऊपर यकीनन जो है वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। So now, by considering these laws, kinetic molecular theory postulate की गई और उसके 3 postulates हैं। Basically these postulates are the assumption, because क्योंकि हमने गैस को तो देखा नहीं है, जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रही है उससे एक लॉ या पोस्टुलेट बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस मतलब फर्जी बात, मफरूज़ा, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। यहाँ पे इस थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं, यानी 3 असम्पशंस हैं। पहला पोस्टुलेट तो है पार्टिकल का वॉल्यूम के हवाले से कि व्हाट इज़ अ पार्टिकल वॉल्यूम। ये पोस्टुलेट ये कहता है कि जो गैस है वो बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल को जमा करो तो एक गैस बनती है, और ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज़ एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इनका वॉल्यूम यानी साइज से मतलब इनका वॉल्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी टोटल जिसमें वो गैस किसी कंटेनर में मौजूद है उसके साइज उसके वॉल्यूम के कंपैरेटिवली जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी KMT का है वो, आई एम सॉरी आवाज़ नहीं आ रही होगी जी, मैं कहता तो सेकंड जो मॉडल है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का यानी KMT का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है पार्टिकल मोशन। क्या मतलब है इसका, कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक कांस्टेंट रैंडम और स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधी सिरात मुस्तकीम पे चलते रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो चलता चला जा रहा है, दूसरा डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो चलता चला जा रहा है, तीसरा राइट तो चौथा लेफ्ट, तो फिर ज़िगज़ैग एंड सो ऑन। और ये कांस्टेंट मोशन होती है, ऐसा नहीं होता कि इसमें एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट मोशन से ये मूव करते रहते हैं। एक्सेप्ट
अगर वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड नहीं करते, लेकिन यानी कोलिजन के नतीजे में एक दूसरे के कोलिजन कर लिया या वॉल के साथ कोलिजन के नतीजे में इनकी ये तमाम चीज़ें जो हैं यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें मुतासर हो जाती हैं। तीसरा जो पोस्टुलेट है वो इसके पार्टिकल्स के कोलिजन्स के बारे में है कि कोलिजन्स आर इलास्टिक्स। क्या मतलब है कि जो ड्यूरिंग द स्ट्राइकिंग या ड्यूरिंग द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर या विद द अदर मॉलिक्यूल्स, उसमें जो एक्सचेंज एनर्जी है वो नहीं होती। इनकी जो एनर्जी है वो रिजर्व रहती है, प्रिजर्व होती है, वो चेंज नहीं होती। उनकी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो कांस्टेंट रहती है। सो ये कोलिजन्स बेसिकली इलास्टिक कोलिजन्स कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल बिलियर्ड बॉल्स की दी हुई है, यानी वो जो स्नोकर्स की जो बॉल्स होती हैं वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होती है। वो जब एक स्ट्राइक करती है तो उसकी एनर्जी अपनी एनर्जी रहती है, वो चेंज नहीं होती। Now we are talking about what is the relation between the kinetic energy and the temperature. अच्छा, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, हमें एक बात को समझना होगा कि सपोज़ करते हैं कि कंटेनर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गैस मौजूद हैं और उन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो हैवियर हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करते हैं वॉल की कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो वो ज़्यादा एनर्जी से हिट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन विच इज़ द लाइटर दैन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मास एंड स्पीड। सो दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन दैट के इज इक्वल टू हाफ mv²। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो ये वही इक्वेशन को वर्डिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यानी मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी कि वेलोसिटी। So according to this equation, this is very clear with this equation कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव करेगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो बहुत फास्ट मूव करेगा। एंड दिस बेसिकली इज़ द एविडेंस ऑफ द पोस्टुलेट नंबर 3, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई डिफरेंट जो गैसेस हैं अगर टेम्परेचर सेम हो तो वो सेम काइनेटिक एनर्जी उन सबकी होती है। लिहाजा वो डेट्स वाई कि वो जो कोलिजन जब वो करती है कंटेनर के वॉल के साथ, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता कि कोई जो अगर हैवी मॉलिक्यूल है तो वो हाई एनर्जी के साथ हिट करे और जो आपके पास लाइटर मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास वो लो एनर्जी से हिट करें। ये बात प्रूफ होती है बाय दिस गिवन इक्वेशन, एंड दिस इज़ द बेसिकली द सपोर्ट फॉर द पोस्टुलेट नंबर 3 ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। So in this here is a relation between the kinetic energy and the temperature. यहाँ पे आप ज़रा गौर फरमाएं कि एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर स्पीड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है और मॉलिक्यूलर स्पीड यहाँ से एक्स एक्सिस पे बढ़ती चली जा रही है और वाई एक्सिस पे क्या चीज़ इंक्रीज होती चली जा रही है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो सिर्फ आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन के नंबर मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी और मॉलिक्यूल्स को फिर और बढ़ाते चले गए तो भाई देखिए ये कम होती चली गई। मॉलिक्यूल को कम करने शुरू हो गए तो स्पीड फिर बढ़ती चली जाएगी ना मज़ीद। तो हर एक का पीक पॉइंट है। अगर आप ये पीक को कंपेयर करें हाई गैसेस का, तो हाइड्रोजन इज़ अ लाइटर मॉलिक्यूल, उसके आप देखें कि कम मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा है, और उसी में अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड कम है। सो दिस इज़ व्हाट द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। नाउ लेट्स फोकस ऑन द मोर फंडामेंटल आइडिया। वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इसको ये भी हम बेसिकली स्टडी कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है डेट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, और अगर हम उसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो कांस्टेंट c आ जाएगा। एंड दिस कांस्टेंट इज़ बेसिकली इज़ गिवन बाय 3/2 r/na। दिस आर द कांस्टेंट्स।
ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड, जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है कि हम ये जो फैक्टर है इक्वेशन को ड्राइव करें। ये आपने इंटर में गालिबन ड्राइव की होगी इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी अपॉन एन ए। सो आर इज़ अ गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है जूल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और इसी तरीके से एन एवोगाड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू है 6.023 एक्सपोनेंट 23, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल ऑफ द गैस। और टेम्परेचर वुड बी इन द Kelvin, yes. So temperature is basically related to the average energy of the molecular motion। जो तमाम जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, उन तमाम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, उन तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है टेम्परेचर। बेसिकली सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्टिकल से टेम्परेचर रिलेट नहीं करता, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे फिर यही एग्जांपल बताई गई है कि भाई क्यों मरकरी जो है वो थर्मामीटर में एक्सपेंड होता है। डेफिनेटली कि वो टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टू को रिलेट दीज टू इक्वेशन। एक तो हमने वो देखा था E इज इक्वल टू हाफ एम इसका, दूसरा ये देखा था कि E जो है इज इक्वल टू 3/2 आर टी अपॉन एन ए। सो ये दो इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, ये बार बेसिकली डिफाइन करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी तमाम मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हर काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर टी अपॉन एन ए। इसको ये टर्म हमने यहाँ रख दी, और ये प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, ठीक है जनाब। इसको हमने सॉल्व किया, एन ए डिवाइड में है, सिंप्लीफाई किया, जस्ट ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे हमने सॉल्व किया कि जो एन ए एम है, ये आप दोबारा देख लीजिए इस स्लाइड में, एन ए एम, तो एन ए एम मल्टीप्लाई इस, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है आपके पास ये है बेसिकली मोलर मास, जिसको ये म्यू से ज़ाहिर किया गया है। तो ये मोलर मास को हम डिवाइड में ले गए म्यू में, ठीक है, और हमारे पास बचा कि एवरेज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी जिसको हम पढ़ सकते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3 RT अपॉन म्यू। तो म्यू इज़ द मोलर मास, ठीक है। जहाँ पे वही वाली बात आ गई कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या क्या हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं। कीप इन माइंड, इसका न्यूमेरिकल बन सकता है ऐसा न्यूमेरिकल, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बट सिर्फ आपको ये करना होगा कि अगर यूनिट्स चेंज हो तो यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। वो फ्रॉम द 9th क्लास आप करते चले आ रहे हैं कि आर की वैल्यू जूल में है, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होना चाहिए ना। अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कोई आर की वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू दी हुई है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ग्राम को यानी उसकी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करा देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से छोटी मोटी चेंजेस हैं, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेंगी। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अमूमन दी जाती हैं, तो इसमें आपके पास कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कि यू हैव टू कैलकुलेट वन ऑफ द पैरामीटर की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लीजिए, या मोलर मास निकाल लीजिए, या टाइम टेम्परेचर निकाल लें, या फिर हम गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। दिस इज़ वन ऑफ दी न्यूमेरिकल के एक एग्जांपल है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ एन एवरेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एवरेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जिनका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है किलोग्राम पर मोल, रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप निकाल सकते हैं, यहाँ तो दिया हुआ है चलो कि जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 को ऐड कर देंगे तो 293 हो गया। इन द एयर यू आर ब्रीथिंग ना राइट नाउ, जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसका हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। तो 3 आर की वैल्यू हमने पुट की, टी की वैल्यू पुट की, मोलर मास पुट किया, वैल्यू मोलर मास दिया हुआ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट जब हम इसका ले लेंगे तमाम वैल्यूज़ का, तो हमारे पास आ गया 478 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेट वी आर टेकन इन।
नाउ अब हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ की। तो व्हाट इज़ अ मीन फ्री पाथ? तो बेसिकली मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या है कि द एवरेज डिस्टेंस द मॉलिक्यूल ट्रैवल्स बिटवीन द कोलिजन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखा गया हो तो उस वक्त जब मॉलिक्यूल एक एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एवरेज डिस्टेंस से मुराद के थोड़ा बहुत 19-20 होता है मॉलिक्यूल में, तो उन सब का एवरेज हम ले लेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस जो एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा कोलिजन के दरमियान, ठीक है ना, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के दरमियान, उसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। यानी आफ्टर स्ट्राइकिंग द वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड द प्रेशर, उसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ, ठीक। सो जैसे कि एक एग्जांपल है कि एवरेज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की का जो डायमीटर होता है वो इतना होता है 3.7 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका डायमीटर है। नाइट्रोजन के एवरेज मॉलिक्यूल्स यानी कि तमाम मॉलिक्यूल कुछ अगर 19-20 हैं तो तमाम मॉलिक्यूल का एवरेज ले लिया गया है। ये ट्रेवल्स कर रहे हैं 6.6 × 10⁻8 मीटर बिफोर स्मैशिंग इनटू अ फैलो ट्रैवल, के स्ट्राइकिंग से पहले, कोलिजन से पहले इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इतना डिस्टेंस कोई मौजूद होगा, इसका इतना, इन दोनों को इतना डिस्टेंस मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करा देते हैं, विच में ट्रैवल्स अबाउट 180 मॉलिक्यूल डायमीटर बिटवीन द कोलिजन, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे एक मॉलिक्यूल के डायमीटर से, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो कवर किया उसके अंदर इसका डायमीटर भी आ रहा है ना, तो अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल आ गया भाई इतना 180 जो टाइम्स, अगर बीच में हम 180 मॉलिक्यूल को बीच में रख दें तो तकरीबन इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो एक कोलिजन में दो पार्टिकल, गैस के दो पार्टिकल के दरमियान जो कोलिजन हो रहा है उसके दरमियान 180 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, है ना, इसका ये मतलब हुआ। तो सोचिए गैस के दरमियान कितना ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अगर हम ये जो स्पीड आ रही है हमारे पास, जो डिस्टेंस पर सेकंड है ना, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया एक सेकंड में, ये स्पीड है एक पार्टिकल की गैस के, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे मीन फ्री पाथ से, जो कि बेसिकली ये दिया हुआ है 6.6 × 10⁻⁸ मीटर, जो एक कोलिजन है, यानी कि दिस इज अ डिस्टेंस पर कोलिजन, यानी डिस्टेंस पर सेकंड को जब डिस्टेंस पर कोलिजन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये हो जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, के कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। सो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजी। दोबारा इसको हम सुन लेते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना। तो कोलिजन का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स द कोलिजन्स आर अकरिंग। सो इसमें हम यानी कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि कोलिजन स्पीड, उसकी डिस्टेंस, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन फ्री पाथ से। और मीन फ्री पाथ क्या होता है, बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द कोलिजन, ठीक है ना। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल पर कोलिजन, एक कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है जनाब। दिस इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कोलिजन नंबर भी कहा जाता है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के वाई वी आर स्टडीइंग द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, the gases law, the mean free path, the collision frequency, because these all give us some understanding for the kinetics of the chemical reactions, कि वो कितने chemical speed से chemical reaction होगा भी नहीं होगा, whether there is a feasibility or not. These all depends on these laws and these parameters what we are discussing right now. So now this is basically the last topic of this section, gas property, that is a critical point and the liquefaction of the gases. So critical point क्या होता है कि जब हम gases को heat करते हैं तो होता क्या है कि वो I'm sorry liquid जब हम heat करते हैं तो होता क्या है, वो vaporize होता है।
वेपराइज होता है इसका मतलब है गैस लिक्विड का वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, डेंसिटी यानी उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और इन द सेम टाइम जो गैस की डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, है ना। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस वक्त दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाएगी, यानी कि द लिक्विड डेंसिटी एंड द वेपर डेंसिटी दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको TC से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस पे दोनों डेंसिटी बराबर हो जाती हैं और फेज बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है। अच्छा जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें दोनों लिक्विड का वेपर की डेंसिटी बराबर हो जाती है, और उस वक्त जब वो दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाएगी तो जो फेज बाउंड्री है बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस वो डिसअपियर हो जाती है। इस वक्त जो प्रेशर होता है वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर, जिसको PC से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इतनी हाई होती है कि वेपर जो है वापस कंडेंस टू द लिक्विड नहीं हो पाते, ठीक है ना। और वॉट एवर द प्रेशर इज अप्लाइड, यानी कि प्रेशर जितना भी हो मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं हो पाते। सो गैसेस में जो एयर में जो गैसेस होती हैं कॉमनली वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, और इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स होते हैं डेट आर वेरी बिलो एट रूम टेम्परेचर। जैसे ऑक्सीजन का होता है -119 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बियॉन्ड दिस टेम्परेचर यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो कंडेंस नहीं होती, इससे जो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है डेट इज़ द -147 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बियॉन्ड दिस टेम्परेचर यानी अबव दिस टेम्परेचर नाइट्रोजन विल नेवर कंडेंस, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब ये कहा जा रहा है कि वॉट एवर द प्रेशर इट, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, लेकिन अबव दिस टेम्परेचर लिक्विड गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पाती, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट अचीव हो चुका है, प्रेशर अचीव हो चुका है। अच्छा, जिस वो पॉइंट जिस पे क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर आ जाता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ये बात हम बार बार कह चुके हैं। और इस पॉइंट के बाद जो, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों फेजेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं और दोनों की फेज बाउंड्री यानी कि दोनों की जो डिस्टिंक्शन लाइन है वो डिसअपियर हो जाती है, लिहाजा इस स्टेट को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। सुपर क्रिटिकल रादर कि हम उसको लिक्विड या गैस फेज बोलें, हम उसको बोलते हैं कि एट this critical point the temperature is critical temperature, the pressure is critical pressure, and at this point the kinetic energy is very high, or this point the liquid state is basically called the supercritical fluid। ठीक है जनाब। सो दिस इज़ अ डायग्राम व्हाट वी आर सेइंग। ये बाद में डिस्क्राइब इसलिए की जा रही है कि पहले मैं आपको समझा दूँ कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उसके बाद डायग्राम दिखाऊं, तो आप इसको ज़्यादा गौर से देखेंगे तो समझ में आएगी वो क्या। सबसे पहले हम इधर देखें कि बी डायग्राम फॉर दी, ये फेज डायग्राम कहलाती है, जिसमें तीनों स्टेट सॉलिड, गैस और लिक्विड एग्जिस्ट कर रही है हार्ड वाटर मॉलिक्यूल की। एंड दिस इज फेज डायग्राम फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। फेज डायग्राम इज बेसिकली generated between the two parameter, temperature on the x-axis and pressure on the y-axis. So you can see here that there is the point that is called a triple point। ये ट्रिपल पॉइंट तो अलग चीज़ है जो कि तीनों फेसेस को बीच में मिला रहा है, लेकिन एक पॉइंट है टेम्परेचर कि लिक्विड को आपने इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया कि वो पॉइंट आ गया जहाँ पे वेपर डेंसिटी और लिक्विड डेंसिटी जो है बराबर हो गई, तो लिहाजा कोई फेज बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रही। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, बियॉन्ड दिस पॉइंट द स्टेट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है, और ये है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के ऊपर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर रेशियो से चल रही है इस पॉइंट के ऊपर। खैर, so this is all about for this properties of the gases। next class में इंशाल्लाह हम properties of liquid स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।